मानता है? मैसेज दिखा दीजिए, मैसेज दिखा दीजिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हर दिन हम लोग 7 बजे के आसपास लाते थे करंट। आज फिर थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि आपके लिए खुद रंजीत सर सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि आखिर साइंस में हमें क्या पढ़ना है। तो रंजीत सर का ये जो बहुमूल्य क्लास था आपके लिए वो हुआ है आज। तो साइंस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। तो जैसे जैसे सर ने बताया है, जो सिलेबस आपको फॉलो करने सर ने कहा है, वो सारा सिलेबस आप वैसे ही फॉलो कीजिएगा। तो साइंस के जो 32-33 सवाल आते हैं उसमें से 28-29 सवाल आपका हो जाएगा। तो लगातार जुड़े रहिए, लगे रहिए, रुकना नहीं है। तकलीफ होता है रास्ते में। एक गाना है, एक सॉन्ग है हिंदी सिनेमा का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के ही मिलेंगे साए बहार के। कांटों पर चल के ही मिलेंगे साए बहार के। या दुष्यंत ने एक पंक्ति लिखा कि अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को कमजोर कभी मत समझो। दुष्यंत ने लिखा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो भैया नाव जर्जर हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आपके अंदर कितना विश्वास है। ताकत होना जरूरी नहीं है, ज्ञानी होना भी जरूरी नहीं है। उन दोनों से ज्यादा जरूरी है आपके अंदर हिम्मत होना और आपके अंदर विश्वास होना कि हम जो कर रहे हैं उसको फाइनली कर लेंगे। ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में इंसान जो चाहता है वो बन जाता है। बस एक बार ये विश्वास होना तय होना चाहिए कि हम जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, अवश्य बनेंगे। जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। सबको गुड इवनिंग। संजना कुमारी, चंदा कुमारी, रितु, दीपिका, मनीष जी, अविनाश जी, धीरेन्द्र भाई, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन के साथ जुड़ सके। सेशन के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने अंदर हिम्मत रखिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। एक इंसान के अंदर असीम ताकत होती है, लेकिन उस ताकत को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे अपने ताकत को आप एनरिच करते हैं, क्वालिटी को बेहतर करते हैं, ये आपके हिम्मत और आपके विश्वास पर निर्भर करता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले आपके अंदर क्वालिटी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपके अंदर ज्ञान का होना भी उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जरूरी आपके अंदर हिम्मत का होना और उस चीज को पाने का विश्वास होना कि मैं जरूर पा लूंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ज्ञान और क्वालिटी। ध्यान रखिएगा। और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विस में तो खास कर कहा गया है कि तेज तरार बच्चों की यहां जरूरत नहीं है। कौन कितनी देर चेयर पर बैठता है, किसकी कैपेसिटी बैठने की सबसे ज्यादा है, जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी है चेयर पर बैठने की 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, वो व्यक्ति आईएएस बनता है। तो मन लगा के पढ़िए। हमारी शुभकामना और हमारा साथ हमेशा आपके साथ था, आगे है और रहेगा। तो भैया मंडे से हम एक और सेक्शन इसमें जोड़ने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू भी आपका डेली होगा। मंडे टू फ्राइडे 20 एमसीक्यू बिहार स्पेशल हम करने जा रहे हैं, उससे आप जुड़ना ना भूलिएगा। साथ में करंट भी चलता रहेगा। तो लगातार जो भी चीजें होंगी टॉपिक वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी इस चैनल पे फ्री में स्पेशल फॉर बीपीएससी हम लोग कराएंगे। लेकिन बस हम करा देंगे उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। उजाला आएगा, अंधेरे की इतनी औकात नहीं होती कि ज्यादा देर टिकेगा उजालों के सामने। उजाला के सामने अंधेरा टिकता नहीं। बस अपने आप को लगाए रखिए, काम करते रहिए। कलाम साहब ने कहा था कि जिंदगी में जब कुछ न दिखे, चारों तरफ कोहरा हो, तो ऐसे में एक एक कदम बढ़ाते जाइए, अपने आप रास्ता मिलता चला जाता है। अगर कुछ नहीं दिखता तब भी एक एक कदम बढ़ाते रहिए, रुकिए मत। रुकना दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कमजोरी है। रुकना नहीं है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, रुकना नहीं है। हम 10 कदम लेते थे सही कंडीशन में, तो हम 1 कदम ही लेंगे। और दूसरी बात जो मैं बता दूं, कभी किसी के लिए परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं हुआ। जीवन में हर इंसान की परिस्थिति
उसके अकॉर्डिंग नहीं बदला, बल्कि इंसान को परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। यदि आपको आज लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, तो आज अभी से शुरू करो। ये नहीं कि दशहरा बाद शुरू करेंगे, शिवरात्रि के बाद शुरू करेंगे, होली के बाद शुरू करेंगे, वो अच्छा कंडीशन कभी नहीं आता। जो आज है वो बेहतर है। अगर अभी दिमाग में आया कि हमें पढ़ना चाहिए, तो अभी इसी वक्त से पढ़ाई शुरू कर दो। परिस्थिति कभी नहीं बदलता। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में काम करना शुरू करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे आपके काम की वजह से परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखो, कभी जीवन में आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी। जो परिस्थिति है वो बेहतर है। अगर काम करोगे तो और बेहतर होगा। यदि आप इंतजार करोगे कि मेरे लिए परिस्थिति बेहतर हो, तो जीवन में कभी बेहतर नहीं होता और खराब हो जाता है। काम करने से ही केवल परिस्थिति ठीक होता है, आपका टाइम ठीक होता है। भाग्य के बारे में मैं नहीं जानता, बस इतना जरूर जानता हूं कि समय बदलता है, वो काम करने से बदलता है। और समय खराब होता है काम न करने के कारण। तो काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम लगातार इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। बस हमें चाहिए आपके कंधे पर ट्रिपल स्टार यानी डीएसपी या फिर एसडीएम का पोस्ट हमें चाहिए आपके कंधे पर। पीटी का जो रिजल्ट है उसमें आपका एक रोल नंबर होना चाहिए। ये मैं शुभकामना भी आपको देता हूं, साथ में मेहनत करने की नसीहत देता हूं, क्योंकि बिना मेहनत के आप सोच रहे केवल शुभकामना और आशीर्वाद और दुआ से मिल जाएगा रिजल्ट, ये इम्पॉसिबल है। केवल और केवल कर्म और आपके काम से रिजल्ट निकलता है। किसी के दुआ और शुभकामना ये तो चीजें हैं एक जगह पे, लेकिन ज्यादा काम आता आपका मेहनत। जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी आशीर्वाद ले लीजिए, कितना भी दुआ ले लीजिए, कितना भी शुभकामना ले लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सेशन को शेयर कर दीजिए अधिकतम, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन के साथ जुड़ जाएं। हाल ही में देखो भाई, अभी आप जानते हैं आज का हम लोग पहला करंट देखते हैं भाई। हाल ही में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद नाटो ने रूस पर कड़े प्रतिबंध की चेतावनी दी है। नाटो के जो चीफ हैं उनका चित्र दिया गया है। इनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ये नाटो के चीफ है। नाटो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। मैंने कल बताया था कि नाटो की बात अगर करते हैं आप, यदि बात करते हो नाटो की, तो नाटो में कुल 30 देश हैं। कुल कितने देश हैं भैया? 30 देश। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कोल्ड वॉर के समय रूस को आईना दिखाने के लिए, रूस को धमकाने के लिए, रूस को दबाने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। यह एक सैनिक संगठन है, ध्यान रखिएगा। यह एक सैनिक संगठन है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। सैनिक संगठन है नाटो ने कहा है कि रूस पर हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। प्रतिबंध लगाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। तो लगा लो प्रतिबंध, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो घाव तुमने 1991 में 1991 में रूस को जो घाव दिया गया था, रूस को जो घाव दिया था अमेरिका ने, अमेरिका के नाटो ने रूस को कौन सा घाव दिया? रूस का डिवीजन करवा दिया। यूएसएसआर पहले था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका यूएसए के प्रयास से क्या किया गया? डिवीजन करवा दिया गया। इसे 15 टुकड़ों में बांट दिया गया और ये घाव जो लगा रूस को, ये घाव अभी भी जिंदा है और इस घाव को भरने की बीच में कोशिश भी की गई। लेकिन 2008 में जो सर्बिया रूस के फेवर का देश था, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। 2 टुकड़ों में बांटा गया। जो घाव भर रहा था उसे फिर से जिंदा कर दिया गया। तो रूस ने आज से करीब 5 साल पहले 2014 में, 5 साल नहीं कहिए 7 साल पहले 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला किया था। क्रीमिया पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। नाटो उस समय भी चिल्लाता रहा कि गलत कर रहे हो, हम कार्रवाई करेंगे। कर दो बेटा कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे। तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बदले में क्या हुआ? G8 ग्रुप 8 में रूस पहले शामिल था, लेकिन रूस को क्या कर दिया गया? ग्रुप 8 से निकाल दिया गया और क्या बन गया? G7। अब एक सवाल उठता है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से,
जो बाइडेन साहब कि आप रूस को बोलिए कि भाई ये युद्ध रोक दे। मोदी जी को बोला जा रहा है कि आप बोलिए। क्यों भाई? कि आप तो पुतिन अच्छे से जानते हैं, आपका रिलेशन अच्छा है, तो आप बोल दीजिए कि हमला रोक दे। काहे हम बोल दे भाई? क्या कारण है? हम क्यों बोले किसी की लड़ाई में हम क्यों भाग ले? जब चीन ने हमारा गलवान घाटी पे हमको हमला किया था, प्योंग क्योंग झील जो है लद्दाख में, चीन ने 1000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया। डोकलाम में चीन अंदर घुस आया, तब ये अमेरिका जैसे देश, ये नाटो जैसे ग्रुप अपने आप को क्या माना? अपने आप को उससे अलग रखा। भारत बोलता रह गया, इशारा करता रह गया कि दुनिया के कोई देश मेरे लिए बोले। जब चीन भारत में घुसता है, भारत के साथ कुछ बुरा होता है, तो यही यूरोप के देश, यही नाटो के देश बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखते हैं, बिल्कुल साथ नहीं देते। तो जब तुम मेरे मुद्दे पर नहीं बोलते तो हम तुम्हारे मुद्दे पर क्यों बोले? एक कारण तो यह कि भारत को नहीं बोलना चाहिए। दूसरा मुद्दा सुन लीजिए, यूक्रेन कभी भी भारत को पाकिस्तान के मुद्दे पर सपोर्ट नहीं किया है। हमेशा भारत के लिए विरोधी काम यूएनओ ने, यूएनओ जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें हमेशा भारत के विरोध में वोट किया है यूक्रेन, जिस पर आज रूस ने हमला किया। अगर कभी यूक्रेन मेरे साथ होता तो मना भी करते कि छोड़ दीजिए जी, बेचारा कमजोर है। जब तुम हमेशा हमारे विरोध में काम किए हो यूक्रेन स्वयं, तो हम तुम्हारा साथ क्यों दें? हम क्यों बोले पुतिन को कि रोक दीजिए? और अमेरिका के कहने पर, नाटो के कहने पर हम रूस को क्यों समझाएं? नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? जब चीन हमारे यहां घुसता है तो तुम लोग हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखते हो। तमाशा देखते हो तो हम भी तमाशा देखेंगे। दो कारण जिससे मोदी को नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा कारण सुन लो मेरे भाई, तीसरा कारण नाटो का विस्तार। शुरू से, जब से अमेरिका ने नाटो का गठन किया है, ये नाटो सेना में देशों को मिलाता जा रहा है। यूक्रेन को भी कहा था अमेरिका कि तुमको भी मिला लेंगे नाटो में, तुमको भी नाटो में शामिल कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन को कहा कि इसके बदले में तुम्हें अपना सारा परमाणु हथियार नष्ट करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा यूक्रेन को कि बदले में तुम्हारा सारा परमाणु हथियार जो उसको खत्म कर दो तुम, इसलिए तुमको हम शामिल कर लेंगे। अमेरिका के कहने पर यूक्रेन ने क्या किया? बेवकूफी यह किया कि अपना सारा परमाणु हथियार नष्ट कर दिया। इधर नष्टों करवा दिया और नाटो में शामिल भी नहीं किया, न शामिल किया और न ही रूस के हमले में मदद किया। तो अमेरिका वाले कह रहे, नाटो वाले इंडिया के प्रधानमंत्री को कि आप रोकने बोलिए युद्ध, हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? जब चीन जब हमारे यहां कुछ करता है या कोई पाकिस्तान का आतंकवादी हमला होता है तो तुम चुपचाप बैठे रहते हो, हम नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, नाटो का विस्तारवादी नीति। नाटो लगातार विस्तार कर रहा है भारत की तरफ। एशिया महादेश में भी उसका पकड़ मजबूत हो जाए। नाटो का कहना है कि नाटो की सेना एशिया महादेश तक आ जाए, जो कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का दबदबा एशिया महादेश में भी हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होने से रोकना पड़ेगा। पश्चिमी देश का प्रभाव एशिया महादेश पर हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए रूस का यूक्रेन पे कार्रवाई ये दिखाता है कि नाटो यूरोप में हो तो यूरोप में रहो, एशिया की तरफ बढ़ने की कोशिश मत करो। ये आईना दिखाना जरूरी था। इसे नाटो का हमला को नाजायज नहीं बल्कि एशिया महादेश के लिहाज से जायज कहा जा सकता है। ये हमला यूक्रेन पर नहीं है, नाटो के मान सम्मान पर भी है, विस्तारवादी नीति पर भी है। इस हमला को करना अगर एशिया महादेश और भारत और चीन के लिहाज से देखोगे तो बिल्कुल सही है। और चौथी पॉइंट, भारत क्यों बोले क्यों न बोले, इस पर चौथी बिंदु यह है कि भारत अभी विकासशील अवस्था में है। भारत एक विशाल जनसंख्या का देश है, इसके पास इतना पैसा नहीं कि अपने जनता का स्वयं के दम पर विकास करे। अपने दम पर हम बुलेट ट्रेन बना लें, अपने दम पर हम रेलवे लाइन बिछा ले, अपने दम पर हम स्मार्ट ट्रेन चला दे, स्मार्ट प्लेन चला दे, लोगों को रोजगार दे दें। ये संभव भारत की अपनी पूंजी से नहीं है। अभी हमें अमेरिका और रूस का सहयोग चाहिए। किसमें? इन्वेस्टमेंट के लेवल पर भी, हर लेवल पे हमें रूस का क्या चाहिए? सहयोग, और अमेरिका का भी सहयोग चाहिए। ऐसे में अगर हम अमेरिका की बात सुन के रूस को बोलें कि हमला रोक दीजिए तो रूस हमसे नाराज हो जाएगा। पुराना पार्टनर है हमारा। उस समय जब 1971 की लड़ाई में अमेरिका दिल खोल के पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उस समय रूस ही वो देश था जिसने अमेरिका के जहाजी बेड़े के खिलाफ अपना जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। तो बुरे वक्त में हमारा रूस साथ दिया है। आपने सुना होगा बोकारो का आयरन स्टील इंडस्ट्री, बोकारो का लोहा इस्पात उद्योग, पहले अमेरिका हमको मदद कर रहा था,
लेकिन अमेरिका ने हम पर ऐसी शर्तें लाद दी उस उद्योग के लिए कि हमें अमेरिका से दूर हटना पड़ा। तो उस उद्योग में आधा पैसा जो मेरा इन्वेस्ट था उसको पूरा भी किसने करवाया? बिना शर्त के रूस ने पूरा करवाया। यानी बोकारो का स्टील प्लांट भी रूस ने लगवाया। गरीबी में हमारे साथ खड़ा था रूस, पुराना पार्टनर। एक बार बोलना भी नहीं पड़ता, यूएनओ में हमारे लिए वोट कर देता है। हम क्यों उसको बोल दे भाई कि हम जो है आप हमला रोक दीजिए, नाराज हो जाएगा। अगर हम बोल दे अमेरिका को बोल दे, रूस को बोल दे कि भैया हमला सही है, ऐसा स्टेटमेंट मोदी जी दे दें तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे। बम गिरा जी, हमको सुनाई नहीं दिया, हम कुछ सुने नहीं, बोल अच्छा बम गिरा है क्या, हमको सुनाई नहीं दिया। भारत को ऐसे ही करना चाहिए। जैसे कल अब रूस के खिलाफ यूएनओ में क्या लाया गया? निंदा प्रस्ताव, सुना होगा कल ही, ये भी जी के नोट कर लो। अभी रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया कल, रातों रात यूएनओ खुला और क्या लाया गया? निंदा प्रस्ताव, जिसमें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य में से 11 ने भाग लिया। 15 में से कितने भाग लिया? 11। आप जानते हैं ना यूएनओ के जनरल असेंबली में कितने मेंबर है? जनरल असेंबली में कुल 15 मेंबर, सॉरी यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें कितने मेंबर होते हैं मेरे भाई? 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ये 15 में से 11 ने वोट किया, उसमें से 10 लोगों ने रूस के खिलाफ वोट किया और 1 लोगों ने रूस के पक्ष में वोट किया। ये निंदा प्रस्ताव पास हो जाता, लेकिन रूस ने ऐन मौके पर क्या लगा दिया? वीटो। सुन लो मेरे भाई, कोई भी प्रस्ताव यूएनओ में तभी पास होगा जब पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर की सहमति हो। अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव पारित नहीं होता। तो यूएनओ में रूस के खिलाफ लाया गया था और रूस परमानेंट मेंबर है, तो क्या किया भैया? अपने खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन करेगा वो, उसने वीटो कर दिया, काम खत्म। लेकिन भारत और चीन भाग ही नहीं लिया, भारत ने और चीन ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो सुन लो, जहां पहचानाने की बात होती है ना कि सामने वाला से भी रिलेशन ठीक, इनसे भी रिलेशन ठीक, वहां पर क्या कीजिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं था जी, न तो हम वोटिंग में आते जरूर, है ना। तो भैया भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, बिल्कुल सही डिसीजन है। अभी भारत को न तो रूस का साथ देना चाहिए न अमेरिका का, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए। साथ देना न देना की बात ही दूसरी है, लेकिन अंदर खाने क्या बात पता है? 3 कि जब चीन हम पर आता है तो आप लोग बोलते नहीं है, यूक्रेन हमेशा हमारे खिलाफ काम करता है। और तीसरा, नाटो सैनिक का विस्तार अगर एशिया में हो गया तो न भारत जी पाएगा न चीन जी पाएगा। ऐसे में नाटो को रोकना जरूरी है। ये 3 अंदरूनी कारण है जिससे भारत को चुपचाप मुस्कुराते रहना चाहिए और बादाम भुना हुआ खाते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो लगातार जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो। वर्तमान में नाटो के चेयरपर्सन कौन है मेरे भाई? नाटो के चेयरपर्सन है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था, रूस को दबाने के लिए, यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए। और उसमें टोटल कितने देश हैं? 30 कंट्री हैं। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की अगर बात करते हो तो दुनिया में सबसे बेहतरीन डायमंड की कटाई कहाँ होता है? डायमंड कटिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन बेल्जियम में होता है, इंडिया में सूरत में होता है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन डायमंड कटिंग कहाँ होता है? बेल्जियम में। और ट्यूलिप फूल का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन है? बेल्जियम। भारत में आप जानते हैं कि ट्यूलिप गार्डन पहले श्रीनगर में था। ट्यूलिप फूल का गार्डन कहाँ था? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और एक उत्तराखंड में पिथौरागढ़। भारत में 2 स्थानों पर ट्यूलिप गार्डन है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिसको हाल में स्थापित किया गया है, और दूसरा जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। ये दोनों बात आप नोट कर लीजिएगा। और नाटो कड़े कार्रवाई करे, कड़ा प्रतिबंध लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाटो की इतनी औकातें नहीं है रूस से लड़ेगा। आप बोलेंगे सर 30 कंट्री है, औकात की बात करते हैं, कैसे औकात है? कौन है उसके यहाँ? लड़ने वाली बात करूं तो मैं 2 ही देश को मानता हूं। इंग्लैंड को हम उतना बड़ा लड़ाका नहीं मानते। अमेरिका और फ्रांस, ये 2 देश हैं जो हाई टेक्नोलॉजी लेवल पे हैं। लेकिन जर्मनी नाटो का मेंबर है, लेकिन जर्मनी का अच्छा संबंध है रूस से। बता दूं आपको, जर्मनी का रूस से बेहतर संबंध है, इतना बेहतर कि जब जर्मनी और रूस के बीच समझौता हुआ तो अमेरिका खुलकर इसका विरोध किया कि जर्मनी को रूस से कोई समझौता नहीं करना चाहिए था। फिर भी जर्मनी ने रूस से समझौता किया है नाटो में रहते हुए। इसका आज से 4 साल पहले जर्मनी रूस के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का अमेरिका ने पूरा जबरदस्त विरोध किया कि तुम नाटो में होकर रूस से दोस्ती कैसे कर रहे हो। तो ही जर्मनी
अमेरिका के कहने के बाद भी वो एग्रीमेंट तोड़ा नहीं। आज भी उसका आत्मा रूस में बसता है, वो नाटो का मेंबर है, कैसे साथ देगा? नाटो में खुद ही एकता नहीं है। अगर हमला करेगा ना तो कुछ नाटो के देश रूस के सहयोगी निकल जाएंगे। तो इतनी औकात नाटो की नहीं है कि रूस को छू देंगे। और अमेरिका को पता है कि रूस से लड़ाई लड़े तो दुनिया के जो बादशाह बने हुए इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी धड़ाम से गिरेगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब बीच में फायदा कौन उठा लेगा? चीन। समझ में आ रहा है बात ना? इसलिए अमेरिका को यह बात पता है, मरने के लिए यूक्रेन को छोड़ने के सिवा अमेरिका के पास कोई विकल्प भी नहीं है। लोग कह रहे कमजोर है यूक्रेन इसलिए मदद नहीं करता है लोग उसे। नहीं, रूस यूक्रेन की मदद करने का मतलब सेना भेजना, और सेना भेजने का मतलब सब कुछ बर्बाद कर लेना। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार अगर आपको नहीं याद तो याद कर लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन दुनिया का सुपर पावर था। उसी के बारे में कहते थे हम कि उसके देश में जहां तो उसका कब्जा है कभी सूर्यास्त नहीं होता। इतना बड़ा था ब्रिटेन, सुपर पावर था ब्रिटेन, उसके आगे कोई नहीं था, ना रूस ना अमेरिका। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका उसमें भाग नहीं लिया था। पता है आपको? 1942 में जाके अमेरिका भाग लिया। 1992 में अमेरिका ने भाग लिया। किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वार में। आखिर रूस और अमेरिका दुनिया के सुपर पावर क्यों बन गए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद? कारण जानते हैं आप? ब्रिटेन क्यों फिसड्डी हो गया? क्योंकि ब्रिटेन अपने आप को दुनिया का नेता मान के 39 से 45 तक लड़ता रह गया। इसलिए पूरी संसाधन गंवा दिया उसने लड़ाई में, पूरी इकोनॉमी गंवा दिया। दुनिया के देशों पर जहां उनका कब्जा था उस पर ध्यान नहीं दिया। और अमेरिका क्या चालाकी किया सेकेंड वर्ल्ड वार में? उसने चालाकी किया कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में शुरू होता है और 42 में अमेरिका उसमें जाता है, ताकि इधर 3 साल वो क्या किया? ब्रिटेन और फ्रांस को हथियार बेचा वर्ल्ड वार को लड़ने के लिए, खूब पैसा कमाया और अंतिम में जाके शामिल हो गया। नहीं हुआ कि भैया लड़ाई चल रहा था, अंतिम में एक फैट मार दिए हम भी, तो भैया हम भी लड़े, हमको भी हिस्सा चाहिए। तो ब्रिटेन पूरा झोंक दिया, अभी कुछ नहीं झोंका, फिर भी पूरा का पूरा फायदा उठा लिया अमेरिका। और रूस कैसे बन गया सुपर पावर? रूस शुरू से लड़ रहा था किसमें? वर्ल्ड वार में। लेकिन जब अमेरिका आया उसी साल रूस वर्ल्ड वार से हट गया कि हमको वर्ल्ड वार से कोई मतलब नहीं जी, आप लोग लड़िए फरियाइए। तो ये 2 देश ऐसे थे जो वर्ल्ड वार में थोड़ा थोड़ा आके निकल लिए। समझ में आ रहा है बात ना? और जब ब्रिटेन बेवकूफ कहीं का वो पूरा लड़ाई लड़ा तो तीसरा सुपर पावर बन गया। आई दोनों टॉप सुपर पावर बन के उभरे। और 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने के साथ जब कोल्ड वार शुरू होता है तो अमेरिका और रूस अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका चाहता है पूरा दुनिया पूंजीवादी हो जाए और रूस चाहता है पूरा दुनिया साम्यवादी हो जाए, यानी हमारे विचारों को मान ले। इस विचारधारा की लड़ाई को ही क्या बोलते हैं? कोल्ड वार या शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो भैया इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि चीजें बहुत जटिल है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे, मेंस में लिखो, पीटी में लिखो, ये अंतिम अंदर का गूढ़ कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो मन लगा के पढ़ते रहो और रूस के यूक्रेन पर कार्रवाई का मजा लेते रहो। जब भी मन न पढ़ाई से हट जाए, लगे कि नींद आ रहा है, तो एक बार यूट्यूब पे जाके कहां कहां बम गिरा रहा है रूस, लाइव जाके न्यूज चैनल पे देख लो। क्योंकि भारतीय मीडिया भी जो है ना थोड़ा मसाला लगा के दिखाता है। तो भारतीय मीडिया को और देखोगे तो हकीकत से बढ़ाई चढ़ा के बताता है। कहीं और का बमबारी भी दिखा देगा कि यूक्रेन पर हो रहा है, रूस कर रहा है। तो चलिए जाने दीजिए, नेक्स्ट आते हैं। तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है, नोट कर लीजिएगा, एक रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत के विकास दर का अनुमान लगाया है और उसे घटाकर बताया है। उसका नाम है ब्रिक वर्क्स रेटिंग। ब्रिक वर्क्स रेटिंग इसने चालू वित्त वर्ष 21-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी नेशनल इनकम के अनुमान को संशोधित करके 8.3% कर दिया है, यानी घटा दिया है। कल मैंने बताया था मूडीज ने बढ़ा दिया है। मूडीज ने भारत के क्रेडिट रेट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उससे पिछले दिन बताया था कि इंडिया रेटिंग ने घटा दिया, मूडीज ने बढ़ा दिया। और ब्रिक वर्क्स रेटिंग जो है इसने क्या कर दिया? इसने भी घटा दिया। तो पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। इंडिया रेटिंग ने भारत के विकास दर को घटाया, इंडिया रेटिंग ने भारत के विकास दर को घटाया, और मूडीज ने विकास दर को बढ़ाया, और ब्रिक वर्क्स रेटिंग ने भारत के विकास दर जो पहले कितना लगाया था अनुमान 8.5 से 9%, उसे घटाकर कितना कर दिया? 8.3%। यह अनुमान जनवरी में लगाया था,
इसी 1 महीना पहले, और 1 महीना के अंदर ही अपने अनुमान को चेंज करके 8.3% कर दिया है। नोट कर लीजिएगा। ये भैया ब्रिक वर्क रेटिंग का सामने हमने डायग्राम दे दिया, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट को देखते हैं। नेक्स्ट करंट देखिए, मीराबाई चानू। आप जानते हैं कि इस बार के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल भारत को दिलाने वाली महिला कौन थी? मीराबाई चानू। यानी इंडिया को जो फर्स्ट मेडल मिला मीराबाई चानू की तरफ से मिला, वो भी सिल्वर मिला। वो भी क्या मिला भैया? चांदी मिला, रजत पदक मिला। तो मीराबाई चानू और रवि दहिया, ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे इस बार के ओलंपिक में जिन्होंने चांदी जीता है। और नीरज चोपड़ा सुपरस्टार, जिसने भाला फेंक जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया है, जो कि गोल्ड का इंतजार भारत करता रहता है, 5-6 ओलंपिक बाद मिलता है इसको। तो भैया रवि दहिया और मीराबाई चानू सिल्वर, नीरज चोपड़ा गोल्ड, और बाकी सबको क्या मिला? रजत पदक। किसको किसको मिला भैया? यही रिवाइज कर लो। रजत पदक किसको मिला? किसको मिला? तो एक मिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम को मिला रजत पदक। दूसरा मिला बैडमिंटन में किसको मिला? तो मिला पीवी सिंधु को। किसको मिला भैया? पीवी सिंधु को। और तीसरा किसको मिला? तीसरा मुक्केबाजी में लवलीना बरगोहाई। लवलीना बरगोहाई को मिला ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। तो 3 हो गए कांस्य वाले। एक और कौन थे भैया जिनको कांस्य मिला था? एक और बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का नाम आपने सुना होगा, कुश्ती से। इनको मिला ब्रॉन्ज। यानी कि ब्रॉन्ज 4 लोगों को मिला इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। पहला खिलाड़ी किसको भैया? तो बजरंग पुनिया, इनको ब्रॉन्ज मिला। दूसरा बैडमिंटन में पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला। तीसरा हॉकी पुरुष टीम, इसको ब्रॉन्ज मिला। और एक कौन? लवलीना बरगोहाई, जिनको मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मिला। 2 लोग थे, मीराबाई चानू और रवि दहिया। रवि दहिया रेसलिंग, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। इन दोनों को मिला टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। और नीरज चोपड़ा को मिला जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। इतनी बात याद रखिए। अभी क्या हुआ है भैया? मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल बर्मिंघम में 2022 में, इस साल राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई कर ली है। भारतीय भारोत्तोलक 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता यानी सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किलोग्राम मतलब 86 प्लस 105, वो जो किनारे का वजन होता है ना, 86 और 105 किलोग्राम को उठाया। इस जीत के साथ 27 वर्षीय मीराबाई चानू 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल के लिए भी क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। यानी सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2022 में कितने किलोग्राम याद करना जरूरी है? 55 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता भैया? गोल्ड मेडल जीता है। और इस गोल्ड मेडल के साथ राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है इस साल। कहां? ये भी नोट कर लो, बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम। उसके लिए भी क्वालिफाई कर ली है। और सुन लो, कॉमनवेल्थ गेम में वही देश भाग लेता है जो कॉमनवेल्थ ग्रुप का मेंबर है। नोट कर लो, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का जो मेंबर है वही व्यक्ति राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेता है। कॉमनवेल्थ का जो मेंबर है वही व्यक्ति राष्ट्रमंडल खेल में भाग ले सकता है। तो मीराबाई चानू क्या जीती हैं? सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता। कितने भार वर्ग में? तो 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीती हैं। और राष्ट्रमंडल खेल कहां होने वाला है? बर्मिंघम में। और सुन लो, राष्ट्रमंडल के मेंबर कौन हो सकते हैं? राष्ट्रमंडल बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल के मेंबर वही देश हो सकता है जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। ब्रिटेन का गुलाम, वह देश जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वही व्यक्ति राष्ट्रमंडल का मेंबर हो सकता है। तो राष्ट्रमंडल में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 53 देश हैं। राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश हैं मेरे भाई? 53, 53 मेंबर है राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल में 53 देश। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी नोट कर लो, भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ? 1949 में। भारत
राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ था? आजादी के 2 साल बाद 1949 में। 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर बना। कॉमनवेल्थ का मेंबर भारत कब बना? 1949 में। राष्ट्रमंडल का प्रमुख कौन होता है? ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी राष्ट्रमंडल की मुखिया होती हैं। याद रखिएगा, कुल कितने देश हैं? 53 देश हैं, नोट कर लीजिए। और मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिंगापुर ओपन में गोल्ड मेडल का खिताब जीता है। आगे आइए, 1995 बैच के आईएएस अधिकारी नागालैंड कैडर के, 1995 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के वर्तमान में सीईओ कौन थे? अभिषेक सिंह। इन्हें क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का हेड किसे बनाया गया है? अभिषेक सिंह को। अभिषेक सिंह इससे पहले क्या थे? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ कौन थे? अभिषेक सिंह। ये 95 बैच के आईएएस अधिकारी हैं नागालैंड कैडर के। नागालैंड कैडर, नोट कर लीजिए, नागालैंड कैडर के आईएएस जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ थे अभिषेक सिंह, उन्हें राष्ट्रीय यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, सामने इनका चित्र दे दिया अभिषेक सिंह का। नेक्स्ट आ जाओ भाई, भारत और जापान के बीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत और जापान के बीच एक एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। नोट कर लीजिए, धर्म गार्जियन। पूर्व को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किसके बीच होता है? धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन देखिए सामने में, इंडिया जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, सामने चित्र दिया है। ये कहां हुआ है भैया? तो एक हुआ है कर्नाटक के बेलागवी यानी बेलगांव, जहां पर महात्मा गांधी ने क्या की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता। आप सुने होंगे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की 1924 में। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे हैं। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में, और बेलगांव में ही धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हुआ है भारत और जापान के बीच। कैसे याद रहेगा? अभी आए थे कुछ दिन पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। कहां आए थे भैया? तो बनारस के घाट पर। बनारस लेके उनको मोदी जी गए थे और गीता दिए उनको, लीजिए ये गीता है। गीता में बोली है क्या गीता? बोले कि पूरे जीवन का सार है, ये अरबों खरबों में भी नहीं मिलेगा आपको, ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो बोले इसके बदले आप क्या चाहते हैं? तो हमको बुलेट ट्रेन दे दीजिए इसके बदले। तो सोचिए, मोदी जी गीता देके क्या ले आए? बुलेट ट्रेन ले आए। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री आपको मिलेंगे कभी? कभी नहीं मिलेंगे। एक गीता बुक दी है, बोले कि जो आप लोग जापानी उलझे रहते हैं, 15-15 घंटा काम करके जो होते रहते हैं फ्रस्ट्रेट, लीजिए ये किताब आपको आराम करना सिखाएगा कि जीवन में कुछ नहीं है, जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया, कोई काम करने की जरूरत नहीं, जितना मिलता है उतना मिल जाए कोई। लेकिन हालांकि आप लोग कर्मशील व्यक्ति हैं, आपको रिप्रेजेंट करता है किताब। किताब देके क्या ले आए? बुलेट ट्रेन। तो भैया ऐसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए। तो भैया बेलगांव, हम मोदी जी की तारीफ हमेशा करते हैं, आप हमें मोदी जी के विरोधी मत समझिएगा, हम मोदी के हमेशा तारीफ करते हैं। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, बस थोड़ा सा रोजगार वाला काम, जो गवर्नमेंट जॉब जो कम हो रहा है ना, उसको कर दे ठीक। आई जो एकाएक प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं ना, निजीकरण, इसको भी थोड़ा सा धीरे कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बस इतने विरोध है, बाकी सब काम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ भैया, बेलगांव में धर्म कैसे याद रहेगा? क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री आए थे गीता लेने, तो क्या करने आए? आरती में भाग लिए, तो धर्म करने आए। तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कहां होगा? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट आइए भैया, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल के साथ मिलकर, एनपीसीआईएल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा यूपीआई। आजकल जो पेमेंट हम लोग करते हैं, पेमेंट जो करते हैं ऑनलाइन, रात को 12 बजे भी पैसा की जरूरत है तो फोन किए रमेश थोड़ा 10,000 रुपया भेज देना, तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। हॉस्पिटल में रात को 1 बजे इमरजेंसी पड़ गया तो हॉस्पिटल वाले को पेमेंट कहां से देंगे भाई? तो रात को 1 बजे यूपीआई से पेमेंट करेंगे। तो यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है। इसको कौन डेवलप किया है? एनपीसीआईएल।
NPCIL यूपीआई को डेवलप किया है। और हाल ही में मैंने बताया है कि भारत के यूपीआई का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया मेरे भाई? नेपाल। भारत के यूपीआई का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? नेपाल। और एक करंट और बताया था कि भारत में जो IIT है उसका ब्रांच खोलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया UAE। यानी IIT का ब्रांच अब कहां खुलेगा? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और NPCIL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे, इसका नाम पूछा जाए यूपीआई क्या है तब क्या बोलेंगे? पेमेंट गेटवे है। तो पेमेंट गेटवे यूपीआई को शुरू करने वाला कौन है? NPCIL। तो भैया ये दो बात याद रखिए, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और NPCIL इन दोनों ने मिलकर क्या लाया है भैया? रुपे क्रेडिट कार्ड। क्या लॉन्च किया है भाई? तो रुपे क्रेडिट कार्ड। सामने में उस क्रेडिट कार्ड का चित्र मैंने दिया है, यूनियन बैंक के उस क्रेडिट कार्ड का चित्र देखो दे दिया हूं। यूनियन बैंक ने भी अपना रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड यूनियन बैंक ने लॉन्च किया किसके मदद से? NPCIL। नोट कर लो, NPCIL के मदद से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक कौन बन गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को क्या मिलेगा? पुश मिलेगा। चलिए भैया नेक्स्ट आते हैं अगले करंट अफेयर। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भैया MSME सेक्टर क्या होता है, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग की परिभाषा बताया था। सरकार ने कोरोना काल में एक योजना लाया, आत्मनिर्भर भारत योजना। उसके तहत MSME के डिफिनेशन को बदला गया और न्यू डिफिनेशन में पढ़ा चुका हूं। एक बार पुराना वीडियो जाकर देख लीजिएगा करंट अफेयर का, उसमें बताया हूं कि MSME का न्यू डिफिनेशन क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया है भाई? तो फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन। क्या शुरू किया है? फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1 अक्टूबर 2022 तक 10 या अधिक फिक्स पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स के साथ साथ मध्य और ऊपरी परतों में बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के समान 30 सितंबर 2025 तक फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन को लागू करेगा। यानी कि सभी कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन को क्या करेंगे? लागू करेंगे। कब तक? 30 सितंबर 2025 तक। सामने में जो चित्र दिया गया है ये शक्तिकांत दास हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 30 सितंबर 2025 तक क्या करना होगा? सभी बैंक को फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन ये लॉन्च करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन को लॉन्च करने का जो टेंटेटिव डेट दिया गया तो 30 सितंबर 2025। आरबीआई के गवर्नर कौन है भैया? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर असबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ये सारी बातों को याद कर लेना है, इन सारी बातों को याद कर लेना है भैया। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्री कौन है भैया? संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी। भारत के जो संस्कृति मंत्री हैं, सामने देखिए इनका चित्र है। संस्कृति मंत्री, भारत के संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय देवायतनम सम्मेलन का आयोजन किया है। लिख लीजिए, देवायतनम सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है मेरे भाई? कर्नाटक के हम्पी में। कितने दिनों का है भैया? 2 दिवसीय देवायतनम सम्मेलन। क्यों? लिख लीजिए, क्यों मनाया जाता है देवायतनम सम्मेलन? लिख लीजिए, मंदिर निर्माण, भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है, भारत में मंदिर निर्माण के शैली को बताने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए, भारत में मंदिर निर्माण को बेहतर करने के लिए, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है। पहली शैली नागर शैली,
दूसरी शैली द्रविड़ शैली और तीसरी शैली बेसर शैली। मंदिर निर्माण की 3 शैली। उत्तर भारत के मंदिर बनते हैं नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर बनते हैं द्रविड़ शैली में और मध्य भारत के मंदिर बनते हैं बेसर शैली में। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर किसमें बनते हैं भैया? द्रविड़ शैली, और मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली। तो भारत में मंदिर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तथा अपनी शैली को दुनिया में प्रचार करने के लिए एक सम्मेलन होता है, देवायतनम सम्मेलन, जो कहाँ हुआ है भैया? हम्पी में। कौन उसका उद्घाटन किए? तो संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के हाथों इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ? कर्नाटक के हम्पी में। यदि बात करते हैं हम्पी की, तो हम्पी नोट कर लो, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। लिख लीजिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और लिख लीजिए, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और हम्पी में क्या है भैया? हम्पी में एक ऐसा मंदिर है जिसके खंभे से संगीतमय ध्वनि निकलता है। हम्पी में एक ऐसा मंदिर है जिसके खंभे से क्या निकलता है? संगीतमय ध्वनि। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ एक मंदिर है जिस मंदिर के खंभों से संगीतमय ध्वनि निकलता है। नोट कर लीजिएगा, जी किशन रेड्डी क्या है भाई? अभी संस्कृति मंत्री हैं। और देवायतनम सम्मेलन कहाँ हुआ? हम्पी में। नोट कर लेना। आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। डिश टीवी। आप जानते हैं कि भारत में टीवी नेटवर्किंग के दुनिया में डिश टीवी का अपना स्थान है। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋषभ पंत को डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नोट कर लीजिए, पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पंत अगले 2 साल के लिए डिश टीवी के क्या होंगे? ब्रांड एम्बेसडर होंगे। नोट कर लीजिए। और दीपिका पादुकोण, हाल ही में दीपिका पादुकोण को डेनिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कल मैंने बताया था आपको। डेनिम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। और डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया भैया? ऋषभ पंत को। और थम्स अप, एक कोका कोला जैसा ही कोल्ड ड्रिंक एक होता है जिसका नाम है थम्स अप, इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। और डिश टीवी के ऋषभ पंत और डेनिम के दीपिका पादुकोण। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भाई, ऋषभ पंत भारत के सलामी बल्लेबाज हैं। सामने ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी का फोटो आ गया। देखिए, सामने में बिहार के नेता, बेगूसराय से सांसद, बिहार के नेता, भाजपा नेता, बेगूसराय से सांसद माननीय श्री गिरिराज सिंह के द्वारा क्या किया गया है भैया? एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है नरेगा के लिए। नरेगा नाम सुना है ना? नरेगा और मनरेगा का नाम सुने हो? नरेगा, नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट। पहले नाम था नरेगा, बाद में हो गया महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे नरेगा कहते थे। 2008 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा, तो मनरेगा में आप सुनते होंगे कि आए दिन मुखिया जी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मनरेगा में जो जॉब कार्ड है सब मुखिया जब्त करके रख लेता है और सबको उसमें से क्या करता है? घूस लेता है, काम को डायरी में शो कर देता है। तो भैया नरेगा में भ्रष्टाचार न हो, मनरेगा में जो लोगों को दिक्कत हो
उनकी शिकायत को सुनने के लिए, मनरेगा में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमारे माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लोकपाल एप्लीकेशन। लोकपाल एप्लीकेशन, एम्बुड्समेंट एप्लीकेशन, नोट कर लीजिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को कम करें, नरेगा की तरफ से जो शिकायत आ रही है उसे दूर किया जा सके समय पर, उसके लिए लोकपाल एप्लीकेशन लाया है केंद्रीय, लाए हैं कौन? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। अगर बात करें नरेगा की या मनरेगा की, तो नरेगा की बात करो तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। मनरेगा या नरेगा का शुभारंभ कब किया गया था? नरेगा 2 फरवरी 2006, नोट कर लो। बाद में 2008 में इसे बोल दिया गया मनरेगा। मनरेगा हो गया। नरेगा की स्थापना कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006 को। और मनरेगा उसका नाम कब बदला? महात्मा गांधी में कब बदल गया? 2008 में। नोट कर लीजिएगा। जब नरेगा आया था, जब भारत में नरेगा लागू किया गया था, गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए नरेगा आया था, उस समय पंचायती राज मंत्री, लिख लीजिए कौन थे उस समय पंचायती राज मंत्री? बिहार के ही रघुवंश प्रसाद सिंह थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे 2006 में। अब वर्तमान में बिहार के ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का स्वागत होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, गृह मंत्रालय ने जो सिक्का ढालने वाला जो मिंट होता है, गृह मंत्रालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के धारा आर्टिकल 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिंट किसको बोलते हैं? ये जो मिंट होता है ना, उस जगह को बोलते हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं। मिंट उसे बोलते हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया है। निषिद्ध का मतलब क्या होता है? जहां किसी का प्रवेश न हो, ऐसा स्थान जहां प्रवेश वर्जित हो। तभी गृह मंत्रालय ने क्या किया है? आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के धारा 2 के तहत जो दिल्ली का सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन है, सिक्का ढालने वाला और सिक्योरिटी पेपर, आप जानते होंगे पेपर होता है जो किसी जमीन का पेपर हो या किसी का बॉन्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पेपर। तो सिक्योरिटी पेपर को प्रिंट करने वाला और मिंटिंग कॉरपोरेशन का जो दिल्ली मुख्यालय है उसे निषिद्ध स्थान घोषित किया है, वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा। यह अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। यह भारत के एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है। ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यही क्या करता है? भारत का टकसाल है, यानी सिक्का भी ढालता है और करेंसी नोट भी ढालता है। उसके दिल्ली मुख्यालय में अब क्या गया है भैया? बिना कोई परमिशन के इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जिसने 2016 में 2000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला छापी। दिल्ली का जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने ही क्या किया था भाई? 2016 में 2000 के नोट और 500 के नए नोट छापे। 2000 और 500 के नए नोटों का प्रचलन कौन किया भैया? यही किया SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। नोट कर लीजिएगा। इसके दिल्ली शाखा में बिना परमिशन के प्रवेश को क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और भारत के सहकारिता मंत्री भी कौन हैं? श्री अमित शाह। भारत में पहली बार एक नया मिनिस्ट्री जोड़ा गया, सहकारिता मंत्रालय। तो भारत के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी कौन है वर्तमान में? श्री अमित शाह।
और श्री अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। तो होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर ये दोनों कौन हैं? अमित शाह जी हैं, नोट कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, उड़ीसा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्री जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, इनका निधन हो गया है। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, जो 82 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे भैया? 82 वर्ष के। और मैं बता दूं कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वर्तमान में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा पूरे दुनिया का पहला राज्य बन गया जिसने फीफा स्कूल क्लब की स्थापना की है। फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का स्कूल क्लब खोलने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया उड़ीसा। उड़ीसा का पूरी जहां जगन्नाथ मंदिर है, पूरी भारत का पहला शहर बन गया जहां पीने का पानी 24 घंटे उपलब्ध होगा। यह सुविधा न्यूयॉर्क, शिकागो, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में ही है। इंडिया में किसी शहर में नहीं था। पहला शहर है उड़ीसा का पूरी, जहां पूरे 24 घंटे पीने का पानी हर व्यक्ति को उपलब्ध होगा। यह पहला शहर बन गया पूरी, जहां जगन्नाथ मंदिर है, जहां रथ यात्रा निकाली जाती है। और सुन लो, उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया जो हेल्थ कार्ड अपने लोगों को क्या बांटा है जी? हेल्थ कार्ड, इलाज के लिए कार्ड देने वाला, हेल्थ कार्ड देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उड़ीसा। उड़ीसा में उसकी राजधानी भुवनेश्वर है, जहां लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क है, जहां सूर्य मंदिर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये सारी बातों को नोट कर लीजिए। पूरी पहला शहर बन गया जहां 24 घंटे साफ पानी। उड़ीसा दुनिया का पहला बन गया राज्य, दुनिया का, जो फीफा का स्कूल क्लब खोला है। पहला हेल्थ कार्ड देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उड़ीसा। और वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। और अभी उड़ीसा के पहले और एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, इनका निधन हो गया। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर है भैया लिथुआनिया। कल मैंने इससे चर्चा की भी थी। कल मैंने चर्चा की है कि भैया यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का भाग था। यूक्रेन पहले किसका भाग था भैया? यूएसएसआर। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था भैया। अभी रूस ने उस पर हमला किया है। यूक्रेन से सटा हुआ 3 देश है। एक का नाम है एस्टोनिया, एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लातविया। कल मैंने बताया था, कल का करंट अफेयर अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, वीडियो में भी और नोट्स में भी। अगर चाहते हो कि इसका पीडीएफ हमें मिल जाए तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप जाइएगा टेलीग्राम में और टाइप कीजिएगा मिशन 50 IAS, तो आ जाएगा आपको चैनल। तो मिशन 50 IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दूसरा चैनल भी है मिशन IAS, उसको ज्वाइन कीजिए। और डॉक्टर रंजीत कुमार सर, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी काम कर रहे हैं, जिनके मोटिवेशन से सब कुछ हो रहा है, उनका भी चैनल है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS। डालिएगा तो उनका चैनल आ जाएगा। तीनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो पहले का भी कराया हूं, ये अभी वर्तमान में 25वां या 26वां चल रहा है सेट हमारा। तो 25-26 मटेरियल आपको वहां मिलेगा। सबका प्रिंट आउट निकालिए और उसको पढ़ जाइए बार बार। दावा करता हूं एक करंट नहीं छूटेगा। कहां से लाएगा करंट बीपीएससी? हम उसके घर में घुस के करंट को मारेंगे। बिल्कुल आप साथ बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और जुड़े रहिए अंत तक। हम मंडे से लाने जा रहे हैं बिहार स्पेशल MCQ भी अलग से। 20 क्वेश्चन डेली बिहार स्पेशल MCQ भी होगा। तो जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सेशन बेहतर लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए बेहतर काम कर रहा हूं। तो भैया यूएसएसआर के पार्ट था यूक्रेन, और यूक्रेन के सटे 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब इन तीनों को डर हो गया कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है
तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये भी पहले, ये तीनों देश भी पहले किसके पार्ट थे? यूएसएसआर के पार्ट थे। ये तीनों भी पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। इनको लगता है कि यूक्रेन पर हमला के बाद अगली बारी हमारी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों के तीनों देश जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं। नाटो में कुल कितने मेंबर? 30 मेंबर। उस 30 मेंबर में एस्टोनिया भी है, लातविया भी है और लिथुआनिया भी है। तो लिथुआनिया को डर हो गया। क्या डर हो गया मेरे भाई? कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस हम पर भी हमला कर दे। इसीलिए लिथुआनिया के राष्ट्रपति नाम याद कर लेना, गितानस नौसेदा। यह है लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानियस नौसेदा। उन्होंने अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है। उन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है कि भैया अभी से तैयार रहो, रूस कुछ भी कर सकता है, इसलिए अभी से तैयार रहो। तो लिथुआनिया में क्या लग गया? इमरजेंसी लग गया। रूस के यूक्रेन पर हुए हमला को देखते हुए डर गया भैया कि अगली बारी हम लोगों की है, हम तीनों की है, इसलिए लिथुआनिया ने लगा दिया इमरजेंसी। एक बात और जान जो, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये तीनों देश को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। ये तीनों किसके मेंबर हैं? नाटो के। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन जो है जिस पर हमला हुआ है वो नाटो का मेंबर नहीं है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये तीनों नाटो के मेंबर हैं। और सुन लीजिए, इन तीनों देश को बाल्टिक कंट्री कहते हैं। इन तीनों कंट्री को क्या बोलते हैं जी? बाल्टिक कंट्री। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के बगल में है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास में है। आज जाकर के मैप देख लीजिएगा। और एक बात और जान जाइए, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। ये नाटो के मेंबर हैं और ये तीनों यूरोजोन के भी मेंबर हैं। लिख लीजिए, ये तीनों यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन में भी हैं। यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन, दोनों बात लिखिएगा। ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी हैं, साथ में यूरोजोन। यूरोजोन का मतलब क्या होता है कल बताया था, फिर से सुन लीजिए। यूरो का जोन का मतलब ऐसे देश जिसकी करेंसी यूरो हो। ऐसा देश जिसकी करेंसी यूरो है उसे हम लोग यूरो जोन कहते हैं। तो तीनों देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों की करेंसी यूरो है। तो भैया ये यूरो जोन के भी मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, नाटो के भी मेंबर हैं और इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया को। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने लिथुआनिया में क्या लगा दिया है? इमरजेंसी लगा दिया है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। अगला करंट अफेयर है हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो हमेशा चर्चा में रहता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या बनाए? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। 2015 में मोदी जी ने क्या बनवाया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। इसकी तीसरी वर्षगांठ, सॉरी मतलब स्थापना तो 2015 में ही हुआ, मतलब इसका शिलान्यास जो किया गया, मतलब इसकी जो नींव रखी गई वो 2015 में। लेकिन अभी ये बना कब? तो बना 2019 में। बन के कब तैयार हुआ? 2019 में। इसका शिलान्यास कब किया गया? 2015 में। बन के कब तैयार हुआ? 2019 में। तो इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें नौसेना के हेड एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दो बात और नोट कर लो। युद्ध स्मारक बनकर तैयार कब हुआ? 2019 में। फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? 2015 में। कब बनकर तैयार हुआ? 2019 में। कैमी वर्षगांठ बनाई गई? तीसरी वर्षगांठ। कब? 25 फरवरी 2022 को। और अभी नौसेना प्रमुख कौन है? भारत के नौसेना के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। और वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भैया BR चौधरी। ये दोनों बात नोट कर लो। एयरफोर्स हेड, एयरफोर्स के चीफ BR चौधरी, और नेवी के चीफ कौन है भैया? तो आर हरि कुमार। और आर्मी के चीफ कौन है भैया? तो मनोज मुकुंद नरवणे। नोट कर लो, तीनों सेना के चीफ का नाम आपको याद होना चाहिए। पहले हैं आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, दूसरे हैं नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, और तीसरे हैं एयरफोर्स चीफ जिनका नाम है BR चौधरी। ये तीनों नाम याद होना चाहिए। और यदि बात आई है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की, अगर बात हुई है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की, तो सुन लो, अभी हाल ही में इंडिया गेट के अंदर जो अमर जवान ज्योति जो जल रही थी, उसे वहां से हटाकर कहा लाया गया है
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। किसे शिफ्ट कर दिया गया मेरे भाई? जो अमर जवान ज्योति 1971 के लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के लिए जो इंडिया गेट के अंदर एक ज्वाला, एक अग्नि प्रज्वलित थी, जिसको हम लोग अमर जवान ज्योति कहते थे, उसको वहां से हटा दिया गया। अब अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के अंदर नहीं जलेगी, बल्कि उसे निकाल कर कहाँ ला दिया गया? कहाँ लाया गया? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ला के रख दिया गया। यहां जलेगा वो। अमर जवान ज्योति बुझाया नहीं गया, यहां लाके रखा गया। इस बार के 26 जनवरी में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। इसके अलावा 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी साथ साथ की गई। इसके अलावा इंडिया गेट के बगल में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी, इसकी घोषणा भी मोदी जी ने की। 3 बात याद रखिए। अमर जवान ज्योति को कहां शिफ्ट किया गया? युद्ध स्मारक में, इंडिया गेट से हटाकर। दूसरा क्या हुआ भैया? दूसरा 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, उसे अब क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस। और तीसरी बात, इंडिया गेट के बगल में किसकी स्टैचू लगेगी? सुभाष चंद्र बोस की। और चौथी बात, मोदी जी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की भी बात की। पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा मोदी जी ने इसी साल किया है 16 जनवरी को, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप मिशन, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी को इसीलिए 2022 से क्या मनाया जाएगा? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ये सारी बातों को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बीच बीच में हम रिवीजन भी कराते रहेंगे। आप लोग कह रहे थे कि सर टॉपिक वाइज करंट कराइए, यानी स्पोर्ट्स का अलग करा दीजिए, अवार्ड्स का अलग करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे, सेगमेंट वाइज भी कराएंगे, थोड़ा वेट कर लो। अभी मिसलेनियस हम लोग देख लेते हैं, धीरे धीरे पूरा कराएंगे। हमारा मकसद है जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का करंट खंगाल लेंगे, एक एक करंट करा देंगे। बस अब तैयार रहिए रिवीजन करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तभी ये हमारा मिशन सफल होगा। तो चलो भैया आगे आते हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है विश्व पेंगोलिन दिवस। एक जीव है पेंगोलिन, एक समुद्री जीव है जिसका नाम है पेंगोलिन। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है जी? फरवरी के तीसरा शनिवार को। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी में जो शनिवार आता है ना, तो पहला दूसरा छोड़ के तीसरा शनिवार को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन। देखो पेंगोलिन जो जीव है सामने दिखा दिया हूं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाते हैं? फरवरी महीने के तीसरा शनिवार को। नोट कर लीजिएगा। आगे आते भैया नेक्स्ट, हारून इंडिया। एक संस्था है हारून इंटरनेशनल, हारून इंटरनेशनल, उसी का एक शाखा है जिसका नाम है हारून इंडिया। तो हारून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताजा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की 11% वृद्धि हुई है। यानी हारून ग्लोबल ने कहा है, हारून इंडिया ने कहा है कि 2021 में जब कोरोना में लोगों की हालत खराब है, कोरोना में लोगों की हालत खराब, आम लोग मर रहे हैं गरीबी में, बेरोजगारी में, उधर 11% नए करोड़पति बन गए। भारत में नए करोड़पति बन गए भैया। कुछ लोग दवाई बेच के क्या बन गए? करोड़पति। पता नहीं वो सोर्स कहां है जहां से लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो 11% नए करोड़पति भारत में आ गए। ये कौन बोल रहा है? हारून। जब लोगों को रोटी की कमी है, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लोगों का बिजनेस बंद हो गया, तब ऐसे में कुछ लोगों का, कुछ परिवारों की संख्या, करोड़पति परिवारों की संख्या क्या हो गई है भैया? बढ़ चुका है 11%। ये हम नहीं बोल रहे, ये हारून का रिपोर्ट है। हारून इंडिया का रिपोर्ट कहता है ये बात कि 11% परिवार अलग से नए करोड़पति बन गए हैं। आगे आइए, मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री, बहुत बड़ा डिसीजन। हम तो कहते हैं कि हर फील्ड में इसे काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने, जिसका नाम है विश्वास कैलाश सारंग, उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य में अब MBBS यानी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। मैं तो कहता हूं कि IIT, IIM और क्लैट, भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी पढ़ाई हिंदी में ही नहीं,
भारत की जितनी भी लोकल लैंग्वेज हो सब में होनी चाहिए। तमिलनाडु में जो संस्था हो वो तमिल में काम करे, उड़ीसा में जो हो वो उड़िया में काम करे। देश का बेड़ा गर्क तो अंग्रेजी ने किया है। देश को बेड़ा गर्क किसने किया? अंग्रेजी ने किया। आज भी हम 10वीं पास जब करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि केमिस्ट्री की अच्छी किताबें अंग्रेजी में, बायोलॉजी की अच्छी किताबें अंग्रेजी में, और हम बिहार यूपी बोर्ड से आते हैं पढ़ के तो हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। जैसे ही हमको बोला जाता है कि बेटा अच्छी किताबें अंग्रेजी में, हमारा सारा फिजिक्स सारा केमिस्ट्री वही दम तोड़ देता है मेरे भाई। यानी हम हो गए कंगाल। हम विज्ञान अच्छा जानते थे, गणित अच्छा बनाते थे, इसरो में जा सकते थे, डीआरडीओ में जा सकते थे, लेकिन अंग्रेजी था जिसने हमें केमिस्ट्री से दूर कर दिया। अगर लोकल लैंग्वेज में भारत के हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में अगर वो विज्ञान की किताबों का ट्रांसलेशन करा दिया जाए, उस कानून की किताबों का ट्रांसलेशन करा दिया जाए, तो 10 इंजीनियर बन रहे हैं, कल को हजारों इंजीनियर, हजारों डॉक्टर निकलेंगे इस देश से। अंग्रेजी होना चाहिए, मैं इससे डिनाई नहीं करता, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को जबरदस्ती जो थोपा जाता है इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि देश आज जापान में जाओ हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, सारा काम जापानीज में होता है। चीन जाओ सारा काम चाइनीज में होता है। अंग्रेजी का उत्पत्ति करने वाला, अंग्रेजी की अम्मी कौन है भैया? ब्रिटेन। उसके नाक के नीचे फ्रांस अपना सारा काम फ्रेंच में करता है, आज दुनिया में टॉप पे है। यहाँ क्या है भैया? सारे काम हम अंग्रेजी में करते हैं, अंग्रेजी आवे चाहे ना आवे, लीजिए अंग्रेजी में करना पड़ेगा। बर्बादी का कारण ये भी है। अंग्रेजी पढ़िए लेकिन अपनी भाषा का भी सम्मान करिए, तब होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस। वरना हिंदी दिवस मनाने से कुछ नहीं होता। जब तक कि हिंदी टेक्नोलॉजी की भाषा न बनेगी, जब तक हिंदी विज्ञान की भाषा नहीं बनेगी, और जब तक हिंदी सम्मान की भाषा नहीं बनेगी, तब तक हिंदी का सम्मान दिवस मनाने से नहीं होगा, या मोदी जी के यूएनओ में हिंदी में बोलने से नहीं होगा। जब तक कि रोजगार हिंदी में नहीं मिलेगा। तो भैया मध्य प्रदेश सरकार आपको सैल्यूट है मेरे भाई। आपने कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई अब जो होगा, मेडिकल की पढ़ाई कहाँ होगा, किस भाषा में होगा? हिंदी में। अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। वहां के जो चिकित्सा मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, चिकित्सा मंत्री का नाम क्या है मेरे भाई? विश्वास कैलाश सारंग। नोट कर लीजिएगा। आगे आइए नेक्स्ट। अभी आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश शर्मा को नियुक्त कर दिया है। आईडीबीआई ने अपना निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, अपना एमडी और अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, एमडी और सीईओ आईडीबीआई बैंक ने अगले 3 साल के लिए राकेश शर्मा को बनाया है। सामने राकेश शर्मा जी का चित्र है। राकेश शर्मा जी का सामने चित्र है मेरे भाई। राकेश शर्मा 3 साल के लिए आईडीबीआई बैंक के क्या बन गए? सीईओ और एमडी बन गए। तो सेशन के साथ जुड़े रहो। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बटन दबा दो मेरे भाई और शेयर कर दो। चलो भाई नेक्स्ट, आइकिया इंडिया। आइकिया इंडिया ने, आइकिया इंटरनेशनल भी है लेकिन इंडिया का जो उसका ब्रांच है उसमें भारतीय कारोबार के संभालने के लिए पहली महिला सीईओ किसे बनाया है? किसे बनाया भैया? तो सुजैन पुलवर को। सुजैन पुलवर, आइकिया इंडिया, सामने में मैंने चित्र दे दिया है। आइकिया इंडिया ने अपनी पहली महिला सीईओ किस लिए भैया? तो भारतीय कारोबार को संभालने के लिए। आइकिया इंडिया ने अपने भारतीय कारोबार को संभालने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य स्थिरता अधिकारी किसे बनाया है? सुजैन पुलवर को बनाया है। किसे बनाया भैया? सुजैन पुलवर क्या बने हैं? आइकिया इंडिया के सीईओ बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं और मुख्य स्थिरता अधिकारी बने हैं। किस लिए? भारतीय कारोबार को बढ़ाने के लिए। आइकिया इंडिया, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर सेम ही है, मैंने बता दिया पहले भी इसको करवा दिया। इससे पहले कि अभी देवायतनम महोत्सव का आयोजन किया गया है 25-26 फरवरी को। कहां? कर्नाटक के हम्पी में इसको करवा दिया। या इस महोत्सव में मंदिर निर्माण कला को प्रदर्शित किया जाता है। इस बताया भी था कि इसमें मंदिर निर्माण की कला को प्रदर्शित किया जाता है। मंदिर निर्माण की कितनी शैली? 3 शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, मध्य भारत के मंदिर की शैली बेसर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर की शैली
द्रविड़ शैली। और याद रखो, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा काम किस वंश के राजाओं ने किया? तो पल्लव वंश। पल्लव वंश के राजाओं ने सबसे ज्यादा मंदिर निर्माण में कार्य किया, उसके बाद चोलों ने किया। पल्लव और चोल ये दो ऐसे वंश हैं जिन्होंने ऐसे तो सबने मंदिर बनवाया, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर पल्लव और चोल वंश के राजाओं ने करवाया दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत के मंदिर की शैली द्रविड़ शैली, उत्तर भारत के मंदिर की शैली नागर शैली, और मध्य भारत के मंदिर की शैली बेसर शैली। चलिए अगला करंट देख लेते हैं। निपुण भारत। निपुण भारत जो मिशन है, निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 राज्य बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का चयन किया गया है। निपुण भारत मिशन में चूंकि बिहार भी शामिल है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। निपुण भारत मिशन किसका मिशन है भैया? तो शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय का है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, नोट कर लीजिए, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने शुरू किया निपुण भारत, और उसके लिए किसको चयन किया गया है? 5 राज्यों को, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इन 5 राज्यों में निपुण भारत शुरू किया गया। किस लिए? किस लिए? सामने लिखा है, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना। बच्चों की संख्या, माप, आकार, क्षेत्र को तर्क के साथ समझने, उन्हें गणना करने की समस्या को समझाना, यानी बच्चों में कैलकुलेटिव दिमाग, बच्चों में मैथमेटिकल समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। नोट कर लीजिए, निपुण भारत की शुरुआत क्यों की गई? निपुण भारत की शुरुआत क्यों की गई? बच्चों में गणितीय समझ। आज के बच्चे क्या होते हैं? उनका मानना होता है भाई किसी को केवल एसएसटी पढ़ने में मन कर रहा है, तो कोई साइंस पढ़ने का खाली मन कर रहा है, कोई गणित पढ़ने की ओर चला गया। लेकिन सरकार का मानना है कि आप साइंस पढ़ो या आप एसएसटी पढ़ो, चाहे अंग्रेजी पढ़ो या हिंदी पढ़ो, लेकिन अगर दिमाग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको नहीं चलता तो आप बेहतर नहीं कर सकते। यानी बेहतर करना है तो बच्चों को मैथमेटिकल समझ होनी चाहिए। उसके लिए निपुण भारत की शुरुआत बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान के राज्यों में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कौन शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आपको बता दें कि चेरनोबिल एकमात्र यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूक्रेन में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है भैया? चेरनोबिल। चेरनोबिल, नोट कर लीजिएगा। इस पर रूस ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। चेरनोबिल संयंत्र पर रूस ने क्या कर दिया भैया? कब्जा। नोट कर लीजिए, यूक्रेन का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नोट कर लीजिए, कौन है? चेरनोबिल, जिस पर रूस ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। और बता दूं, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो चेरनोबिल में जो परमाणु रिएक्टर है वहां 26 अप्रैल 1986 को क्या हुआ था भाई? दुर्घटना। नोट कर लीजिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना कब हुआ था? 1986 में, जब उस समय वो रूस का हिस्सा था। यूक्रेन जिस समय रूस का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, उस समय चेरनोबिल प्लांट में दुर्घटना हुआ था। नोट कर लीजिए, 26 अप्रैल 1986 को। दुनिया में 3 परमाणु घटना सबको याद रहता है। 3 परमाणु घटना। पहला घटना अमेरिका के 3 माइल आइलैंड, नोट कर लो, अमेरिका में 3 माइल आइलैंड एकदम नोट कर लीजिए, परीक्षा के लिए, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका के 3 माइल आइलैंड में रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद चेरनोबिल में भी 1986 में ब्लास्ट हुआ, और जापान के फुकुशिमा, ये 3 आपको याद रखना चाहिए। 3 नोट कर लीजिए। जापान का फुकुशिमा में भी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा प्लांट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें नाभिकीय
न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बिजली का निर्माण करते हैं। विद्युत धारा, ऊर्जा का निर्माण यदि हम न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा करें तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इसकी खोज, न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज 1949 में एनरिको फर्मी ने किया था। 1949 में एनरिको फर्मी, नोट कर लीजिए, एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की थी और दुनिया के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु दुर्घटना 3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एक चेरनोबिल जो उस समय ब्लास्ट के समय रूस में ही था। ब्लास्ट के समय कहां था जी? रूस में। तो चेरनोबिल जो अभी यूक्रेन में है उस पर अभी हाल ही में रूस ने कब्जा किया। तो चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना। 3 माइल आइलैंड यूएसए में भी क्या हुआ था? क्वेश्चन आएगा कि 3 माइल आइलैंड कहां है भैया? तो यूएसए में। और फुकुशिमा में लेटेस्ट हाल ही में क्या हुआ? परमाणु दुर्घटना फुकुशिमा। ये कहां है भैया? जापान में। ये 3 प्रोजेक्ट को आप याद रखिएगा। और चेरनोबिल जो पहले रूस में था, फिर से रूस उस पर क्या कर लिया है? कब्जा। देखो सामने चेरनोबिल प्लांट का फिगर मैंने दे दिया है। देखो सामने चेरनोबिल प्लांट है जो पहले रूस में हुआ करता था। तो 3 याद कर लेना, 3 माइल आइलैंड, फुकुशिमा और चेरनोबिल। ये 3 जगह पे परमाणु दुर्घटना हो चुका है। आगे आइए, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बीपीएससी देना है तो रुक जाओ मेरे भाइयों, देख लो। मैं इकोनॉमिक सर्वे अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बात अभी जान लो। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। किसने पेश किया? किसने पेश किया? बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, जो भी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, बिहार के वित्त मंत्री, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार का आज बजट भी पेश कर दिए। लेकिन कल क्या पेश किए थे? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। और याद रखो, बिहार में पहली बार 2006 में आर्थिक सर्वेक्षण पास हुआ था। 2006 से पहले खाली बजट आता था, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता था। पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था? 2006 में। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी थे। तो सुशील कुमार मोदी पहले वित्त मंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री जिन्होंने 2006 में बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे लागू किया। अब बिहार का 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे कौन पेश किए? तारकिशोर प्रसाद, जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। उसके अनुसार क्या कहा गया? क्या कहा गया? कि बिहार का विकास दर 2.5% रहा पिछले साल। नोट कर लो, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहा मेरे भाई? 2.5%। इस हिसाब से बिहार तमिलनाडु और बंगाल के बाद तीसरा स्थान पर। तो नोट कर लो, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का ग्रोथ रेट पूरे भारत में कैवें नंबर पर रहा? ये नोट कर लो, बीपीएससी में इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्थान पर रहा। तीसरा स्थान, पहला स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर बंगाल और तीसरे स्थान पर ग्रोथ रेट के मामले में बिहार, जिसका ग्रोथ रेट 2.5% रहा। एकदम याद कर लीजिए। बिहार का बजट कौन पेश करेंगे? देखिए सामने लिखा है तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार। इन्होंने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे और आज पेश किया है बजट। तो भैया इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया? कि पिछले साल बिहार का विकास दर 2.5 रहा, जो कि भारत में तीसरा स्थान पे है। पहला तमिलनाडु और दूसरा बंगाल, ममता दीदी का घर। आगे आते भैया 2021-22 के और भी पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ध्यान से नोट कर लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे बिहार के अनुसार कृषि का विकास दर कितना रहा बिहार में? 10%। बिहार में 2021-22 में कृषि विकास कितना रहा? 10%, क्योंकि बिहार विशुद्ध रूप से कृषि प्रधान राज्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत देश से ज्यादा बिहार 100% कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ 10% कृषि का विकास रहा। और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा मेरे भाई? 1283। इस कोरोना काल में भी बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कितना बढ़ गया? जितना था
उसमें 1283 रुपया और जुड़ गया। तो बहुत अच्छी बात है भाई। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि विकास 10%, टोटल विकास 2.5%, भारत में तीसरा, और कृषि विकास 10%। प्रति व्यक्ति आय में कितना बढ़ा? 1283 रुपया। और इस आर्थिक विकास आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक का सीडी रेशियो 50% को पार हो गया। भैया जो बैंक बिहार में जितने भी बैंक हैं उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रेशियो का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना हो गया? पहली बार 50% को पार हो गया। आई होता क्या है? सीडी रेशियो क्या होता है? नोट कर लो। एक बैंक में जितना टोटल जमा होता है, जितना टोटल पैसा जमा होता है लोगों के द्वारा, और जितना बैंक लोन बांटती है, इन दोनों के रेशियो गुना 100 कर दो तो क्या हो जाएगा? सीडी रेशियो निकल जाएगा। सीडी रेशियो का फॉर्मूला है, नोट कर लो, टोटल डिपॉजिट किसी बैंक में, एक बैंक में टोटल डिपॉजिट अपॉन टोटल लोन इंटू 100, ये जो आएगा इसी को बोलते सीडीआर, बैंक का सीडीआर। और पहली बार बिहार के बैंक रेट कितना बढ़ा भैया? सीडीआर कितना बढ़ गया? 50% को पार हो गया। ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है। वहीं राज्य का मुद्रास्फीति कितना रहा? इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राज्य का इन्फ्लेशन दर, इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर कितना रहा? 3.1%। अब पूरे देश का कितना रहा? 4.3%। यानी देश से, पूरे देश से बिहार की महंगाई की स्थिति कितनी रही? कम रही। मुद्रास्फीति का मतलब सिंपली होता है महंगाई, महंगाई का मतलब ही होता है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो बिहार का रहा पूरे भारत की तुलना में कम रहा, 3.1%, और पूरे भारत का 4.3%। ये बातों को याद कर लीजिएगा। यानी सीडी रेशियो का फॉर्मूला टोटल डिपॉजिट अपॉन टोटल लोन गुना 100। नोट कर लेना, इकोनॉमिक्स इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, सामने देखिए तारकेश्वर प्रसाद का, जो बिहार के वित्त मंत्री, उनका चित्र भी है। और भी बात है, देख लीजिए इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में और क्या हुआ भाई, जरा देख लिया जाए इसको भी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो, ये कितना रहा? 30%। अब पूरे भारत का है 31%, संपूर्ण भारत का 31%। उससे भी कम बिहार का शिशु मृत्यु दर रहा। यानी पूरे भारत का राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर से 1% कम रहा बिहार का शिशु मृत्यु दर। बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। ये सब आंकड़े 3-4 बार बोल बोल के पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दिया जाता है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस हैं, उनका नाम डालिएगा टेलीग्राम पे, उनका चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस, ये सब 3 टेलीग्राम चैनल है। पहला मिशन 50 आईएएस, दूसरा मिशन आईएएस, और तीसरा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस सर हैं। ये तीनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ निकालो और रगड़ के, घिसड़ के इतनी बार पढ़ लो कि परीक्षा में हवा लगे सब कुछ। चलो 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में, 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51 लाख से अधिक हो गई है। रोजगार पाने वाले परिवार की संख्या कितनी हो गई है? इस इकोनॉमिक सर्वे में, बिहार के इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि बिहार में रोजगार पाने वाले परिवार, नोट कर लीजिए, इसकी संख्या 51% से ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर भैया। आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसा मास्क बनाया है, मास्क जिसका नाम दिया गया है नासो 95। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने नाक में पहनने वाला एक एयर प्यूरीफायर, मतलब कि एक मास्क बनाया है, नाक में पहनने वाला एक एयर प्यूरीफायर बनाया है। कंपनी ने दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर है। यह ना केवल प्रदूषण बल्कि कोरोना वायरस से भी बचाने में कारगर होगा। यानी कह रहा है दिल्ली आईआईटी के स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने
एक ऐसा प्यूरिफायर बनाया है नाक में पहनने वाला, जो प्रदूषण से तो मुक्ति दिलाएगा ही, साथ में कोरोना वायरस से भी क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। उसका नाम दिया गया है नाको 95। उसका नाम क्या दिया गया भैया, नासो 95, सॉरी, उसका नाम दिया गया है नासो 95। नासो 95 नोट कर लीजिए, नासो क्वेश्चन आ जाएगा। नासो 95 नाम का एयर प्यूरिफायर किसने बनाया है, दिल्ली IIT ने बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर देख लेते हैं मेरे भाई। अगला करंट अफेयर है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाएगा, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाएगा, 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। और याद रखो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है, नोट कर लो, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। और DOT टीबी के उपचार के लिए क्या किया गया भैया, डॉट ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट देने की बात की गई है। टीबी से उपचार के लिए 3 महीने, पहले होता था 9 महीने का दवाई, टीबी हो गया तो 9 महीने लगातार दवाई खाओ वरना टीबी ठीक नहीं होगा। अब 3 महीने में टीबी ठीक करने के लिए क्या लाया गया है, डॉट का मतलब ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट टीबी को दूर करने के लिए लाया गया है, जो 3 महीने लगातार अगर खा लेते हैं तो आपका टीबी खत्म, 9 महीने दवाई खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और कब तक भारत को टीबी मुक्त करेंगे, 2025 तक। एक बात और जान जाइए जो काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा और हमसे मिलेगा, नोट कर लीजिए। यदि आप टीबी के दवाई बीच में छोड़ देते हैं, 3 महीने का कोर्स है, 2.5 महीने मान लो खा के छोड़ दिए, तो टीबी का अंश रह जाता है। और वो टीबी जब दोबारा उभरता है ना तो उसे बोलते हैं MDR टीबी। MDR टीबी नोट कर लो, MDR टीबी। MDR टीबी या टीबी किससे होने वाली बीमारी है, टीबी किससे होने वाली बीमारी है मेरे भाई, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टीबी किससे होता है भाई, बैक्टीरिया। MDR टीबी लिखिए। अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, टाइम पे दवाई नहीं लिए तो क्या हो जाएगा, MDR टीबी। MDR का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। MDR का फुल फॉर्म लिखिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, MDR टीबी। अगर टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिए तो दोबारा क्या हो जाएगा, MDR टीबी। ये टीबी का बाप है, अगर ये हो गया तो फिर मरने से कोई बचाएगा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए टीबी का दवाई कहा जाता है कि बीच में मत छोड़िएगा, कंप्लीट कोर्स करिएगा। रह गया तो क्या हो जाएगा, MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। लगाते रहो दवाई, कुछ होने वाला नहीं है। तो कब तक टीबी को अंत करना है, 2025 तक। टीबी की दवाई डॉट यानी ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। और टीबी नहीं खत्म हुआ, दवाई बीच में छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो कैसा लगा करंट, आज हम लोग यहीं तक करंट करेंगे। आज थोड़ी संख्या कम है क्योंकि आज आप लोगों को बहुत कुछ मिला है, तो आज का हम करंट का ये लास्ट सेशन करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन, सभी लोग जितने लोग जुड़े हो सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो आज का सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, और लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहें, सहयोग करते रहें, और चैनल को लिंक को, वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर शेयर कर दें। और अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और दूसरी बात कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मिशन 50 IAS के टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइएगा, यहाँ सारा PDF आपको मिल जाएगा। इस तरह का करंट लगातार करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर शाम को कुछ बेहतर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, खूब मेहनत कीजिए, मुस्कुराते रहिए।